हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाई व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे चेक करेंगे कोई भी आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर है या नहीं है, राइट। तो सबसे पहले अगर आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी तो आपने ये जो 3 पॉइंट आपके पास गिवन है, ये तीनों पॉइंट को भाई अच्छे से आपके माइंड में रखना है, जिसके साथ आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक कर सकते हो कि वो लीनियर है या नहीं है, ठीक है। तो पहला क्या है, जो भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है उस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके हर एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट की जो पावर है वो कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। समझ रहे हैं पॉइंट, दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मीनिंग क्या बताया था आपको, जो भी आपके पास डेरिवेटिव की टर्म होगी डी डिवाइड बाई डी एक्स, राइट, या डी डिवाइड बाई डी वाई, जो भी आपके पास इस टाइप का रहेगा उसको बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो हर एक जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन होगी, हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आपका जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। समझ रहे हैं भाई पॉइंट। नेक्स्ट है आपका इसी के अंदर जो आपकी डिग्री और एक्सपोनेंट ऑफ एवरी डिपेंडेंट वेरिएबल इन ईच टर्म इज अकरिंग 1। तो आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल की भी जो पावर है, डिपेंडेंट वेरिएबल की जो पावर है वो भी क्या रहनी चाहिए, 1 रहनी चाहिए, ठीक है। डिफरेंशियल कोफिशिएंट की भी 1 पावर रहनी चाहिए और आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी भी डिग्री 1 रहनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मेरे पास इक्वेशन है डी वाई बाई डी एक्स, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये वाई क्या है, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो पूरी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसके अंदर आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, देयर शुड नॉट बी एनी टर्म कंटेनिंग प्रोडक्ट ऑफ, किसी दो टर्म की प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। किस किस की, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट। मान लीजिए मेरे पास डिफरेंशियल कोफिशिएंट है डी वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, वाई, इसका मतलब वाई की इसके साथ प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है वाई इंटू डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, ये भी नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं पॉइंट। तो जैसे ही जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कोफिशिएंट का प्रोडक्ट आ जाएगा, उस केस में आपकी जो इक्वेशन है वो नॉन लीनियर हो जाएगी, ठीक है। दूसरा क्या, डिफरेंशियल कोफिशिएंट विद ईच अदर, आपस में डिफरेंशियल कोफिशिएंट मान लीजिए ऐसा कुछ है इंटू डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। कोई भी अगर दो डिफरेंशियल कोफिशिएंट आपस में प्रोडक्ट हो रही है तो भी मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, नॉन लीनियर। समझ रहे हैं भाई पॉइंट। तो उस केस में भी आपका क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर, अगर प्रोडक्ट दो डिफरेंशियल कोफिशिएंट की आ गई तो, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट है नन ऑफ द डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डिपेंडेंट वेरिएबल शुड अपीयर इन ट्रांसकेंडल फॉर्म। ट्रांसकेंडल फॉर्म का मतलब क्या है, साइन कॉस टेन, ठीक है। साइन मीन्स साइन वाई नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए वाई मेरा डिपेंडेंट है, डी वाई बाई डी एक्स मान लीजिए, तो वाई इस केस में डिपेंडेंट है तो साइन वाई नहीं होना चाहिए, ई की पावर वाई नहीं होना चाहिए, लॉग वाई नहीं होना चाहिए, या फिर कॉस डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। कॉस हो गया, साइन हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, ये सभी कह रहा है ट्रांसकेंडल फॉर्म। तो ना तो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल इसमें होना चाहिए, ना आपका क्या, ना आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है। अगर तीनों कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो जाएगी तो मेरा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगी, लीनियर, राइट। तो पहला क्या था, डिफरेंशियल कोफिशिएंट की जो पावर है हर एक टर्म में देखनी है राजे, ठीक है। हर एक टर्म में क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी जो पावर है हर एक टर्म में क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ऐसे ही आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल की डिफरेंशियल कोफिशिएंट के साथ प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट था आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट की आपस में भी प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट आपका ट्रांसकेंडल फॉर्म में नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर तीनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई कर रही है तो आपकी जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके ऊपर ये लगा रही हूँ वो आपकी लीनियर होगी, अदरवाइज मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगी, नॉन लीनियर हो जाएगी। करेक्ट हो इतनी बात। तो आगे हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उस एग्जांपल से आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे हमने किस चेक करना है कि आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, लीनियर है या नॉन लीनियर, राइट। तो सबसे पहले भाई डिफरेंशियल कोफिशिएंट की पावर 1 है, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर कितनी है भाई, अगर इस रूट को मैं हटा दूँ
तो इसकी पावर कितनी होती है, रूट की 1/2। ठीक है, तो आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल की भी पावर क्या होनी चाहिए थी, 1। यहाँ पे कितनी आ रही है, 1/2। इसका मतलब ये क्या हो गया मेरा, नॉन लीनियर, दैट इज़ नॉन लीनियर, राइट। अब कुछ लोग बोलेंगे सर इसको हम अंडर को स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो ये हट जाएगा। हाँ बिल्कुल कर सकते हो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, dy डिवाइड बाई dx माइनस इधर आ जाएगा sin x इक्वल टू √y। अब दोनों साइड आप स्क्वायर जैसे ही लोगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा, इसकी पावर हो जाएगी और इसमें y का जो अंडर है वो ख़त्म हो जाएगा। समझ रहे हैं वही पॉइंट। अब जैसे ही आप ब्रैकेट को खोलोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, dy बाई dx, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस sin x, इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस sin x 2 के साथ इंटू dy बाई dx इक्वल टू वाई, राइट। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए हर एक टर्म में। यहाँ पे कितनी आ रही है भाई, 2, तो मेरा क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर, राइट। तो ऐसे भाई आपने हर एक पॉइंट, तीनों पॉइंट को आपने देखना है। तीनों पॉइंट अगर आपके सेटिस्फाई करेंगे तो आपका इक्वेशन लीनियर होगा, अदरवाइज नॉन लीनियर। यहाँ पे पहली कंडीशन ही आपकी वायलेट करेगी, इसका मतलब पहला क्या आ गया, नॉन लीनियर। ठीक है जी, दूसरे पे अप्लाई है भाई, ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट है भाई, इसकी पावर 1 आ रही है, ठीक है, इसकी पावर 1 आ रही है, ठीक है। इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y, इंडिपेंडेंट क्या है, x, ठीक है। तो जो साइन x तो इंडिपेंडेंट है, कोई बात नहीं है। देखो डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 1 आ रही है, ठीक है, कोई भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की प्रोडक्ट नहीं है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट की आपस में प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। और ऐसे ही आपका कोई भी डिपेंडेंट या डिफरेंशियल कोफिशिएंट ट्रांसकेंडल फॉर्म में नहीं है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं, इसका मतलब ये क्या हो गया, लीनियर, राइट। अब यहाँ पे पावर कितनी है, 1, यहाँ पे पावर कितनी आ गई, 2, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, नॉन लीनियर। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखते हैं इसकी पावर कितनी आ रही है, 1, इसकी पावर कितनी आ रही है, 1, और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की प्रोडक्ट आ रही है, कोई बात नहीं है। cos x के x आ रहा है, x क्या इंडिपेंडेंट, कोई बात नहीं है, बस इसमें डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सभी कंडीशन सेटिस्फाई है तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर। ठीक है जी, नेक्स्ट है आपकी, ये देखिए मल्टीप्लिकेशन आ गई दोनों की, डिफरेंशियल कोफिशिएंट की आपस में प्रोडक्ट आ गई, इसका मतलब ये क्या है, नॉन लीनियर। ठीक है, अब डिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कोफिशिएंट की आपस में प्रोडक्ट आ गई तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर। ठीक है, ऐसे ही इसकी पावर देखिए कितनी आ रही है, इसकी पावर आ रही है 1, ये है पावर 1, ठीक है। लेकिन आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ से देख लो कौन सा है, y, तो ये भी क्या है, y, ठीक है। इसका मतलब जो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो किस में आ रहा है, आपका ट्रांसकेंडल फॉर्म में आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, बोलो जी, ये क्या हो जाएगा भाई, बोलो, नॉन लीनियर हो जाएगा, वेरी गुड। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा नॉन लीनियर, राइट। अब नेक्स्ट सुनिए भाई, इसकी पावर 1 आ रही है, ठीक है, लेकिन जो e की पावर y क्या मेरा, ये क्या है, बोलो, डिपेंडेंट वेरिएबल, इसका मतलब ये किस में आ रहा है भाई, ट्रांसकेंडल फॉर्म में, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप किसी भी इक्वेशन को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नॉन लीनियर है। ठीक है, आगे सुनिए, इसकी पावर 1 आ रही है, 1 आ रही है, कोई बात नहीं, y क्या डिपेंडेंट, x क्या इंडिपेंडेंट, e की पावर x कौन सा भाई, इंडिपेंडेंट ट्रांसकेंडल में आ रहा है, कोई बात नहीं, ये भी ट्रांसकेंडल में कौन आ रहा है, बोलो, इंडिपेंडेंट, इसका मतलब ये क्या हो गया, लीनियर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर कितनी आ रही है, 2, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर। समझ रहे हैं भी पॉइंट, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, समझ रहे भी पॉइंट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या मीनिंग होता है सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसको हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखिए सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास कोई इक्वेशन गिवन है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 5, मान लीजिए इक्वेशन आपको गिवन है, ठीक है। तो हमें ये चीज़ बताना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास कोई इक्वेशन है y इज इक्वल टू 5x, ठीक है। जब मैं इसका डेरिवेटिव करूँगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5। ऐसे ही मान लीजिए y इज इक्वल टू 5x प्लस 1 लगा दें, इसका भी मैं डेरिवेटिव निकालूं, ये भी कितना आ जाएगा भाई, 5 आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 1 होता है।
समझ रहे हैं भी पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ अगर मैं इस 5x को यहाँ पे पुट कर दूँ इस y की जगह पे, तो ये क्या हो जाएगा d 5x डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 5। तो इस पूरी टर्म का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 5, दैट इज़ इक्वल टू 5। मतलब आपकी जो आइडेंटिटी है वो सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब ये जो ए इक्वेशन है इसका जे भी सोल्यूशन है, y इज इक्वल टू 5x जे भी इसका सोल्यूशन है, 5x प्लस 1 भी इसका सोल्यूशन है। ऐसे ही 5x प्लस 3 हो, सभी का जो आंसर है वो 5 ही आएगा। ठीक है, तो मान लीजिए मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है दैट इज़ a। ठीक है, द सोल्यूशन ऑफ अबव इक्वेशन इज, अभी हमने देखा सोल्यूशन ऑफ अबव इक्वेशन, तो अबव इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा दैट इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू कोई फंक्शन ऑफ एक्स होगा, समझ रहे हैं पॉइंट, दैट इज फंक्शन ऑफ एक्स, जे वाई इसका सोल्यूशन होगा। ठीक है, क्योंकि इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि y इज इक्वल टू 5x का मीनिंग भी यही होता है। ठीक है, 5x प्लस 1 का भी आंसर यही आएगा। अगर y इज इक्वल टू 5x प्लस 4 है, इसका आंसर भी यही आएगा। ठीक है, इसका मतलब जो भी आपका इसका सोल्यूशन आएगा वो फंक्शन ऑफ x आएगा। ये है आपका x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, समझ रहे हैं पॉइंट। तो इसका मतलब ये हुआ, तो आपका ये सोल्यूशन जो इसका होगा दैट इज, बोलो क्या होगा, 5x भी इसका सोल्यूशन होगा, 5x प्लस 1 भी होगा। कहने का मतलब ये हुआ जो इसका सोल्यूशन होगा वो फंक्शन ऑफ x होगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आगे देखें 10 y इज इक्वल टू 5x इज द सोल्यूशन ऑफ, किसका सोल्यूशन है भाई, बोलो इक्वेशन नंबर a। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ अगर मैं इसकी बात करूं y इज इक्वल टू 5x प्लस 1, ये भी क्या होगा, इज ऑल्सो बी द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर a। ठीक है, y इज इक्वल टू 5x जो है ये किसकी इक्वेशन होती है भाई, ये इक्वेशन होता है स्ट्रेट लाइन। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका मतलब जो सोल्यूशन है वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ 5x भी इसका सोल्यूशन है, 5x प्लस 1 भी क्या है इसका सोल्यूशन है। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं इन जनरल बोलूँ, इन जनरल सोल्यूशन ऑफ अबव डिफरेंशियल इक्वेशन a इज, ऐसे बोल सकते हैं y इज इक्वल टू, बोलो 5x प्लस c, ये जो c होगा दैट इज नथिंग बट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 अप टू समथिंग। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ thus द solution of differential equation a is, बोलो जी क्या है, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ए, रिप्रेजेंट लिखिए, solution of differential equation A represents the group of family, किसकी ग्रुप ऑफ फैमिली भाई, स्ट्रेट लाइन की, समझे भी पॉइंट। तो दस द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट अ फैमिली ऑफ कर्व, फैमिली ऑफ कर्व कौन सी है भाई, स्ट्रेट लाइन हैविंग स्लोप, यहाँ पे एक चीज और लिख लीजिए, हैविंग स्लोप, हैविंग स्लोप 5, समझे भी पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ अगर मैं इसको थोड़ा सा ग्राफिकली देखूं, ग्राफिकली क्या होगा, ये मान लीजिए मेरे पास ये कोई ग्राफिकली है, ये स्ट्रेट लाइन है, अगर मान लीजिए c की वैल्यू 0 है तो ये बिल्कुल सेंटर में से निकलेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए 1 है c की वैल्यू तो ये मेरा 1 पॉइंट आ गया, इसका मतलब इसको यहाँ पे टच करके निकलेगी। ठीक है, लेकिन दोनों ये लाइन पैरेलल जाएंगी। ठीक है, तो इसके मतलब ये हुआ अगर c की वैल्यू को मैं वेरी करता रहूँगा तो इसके भाई नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे। ठीक है, तो ये आपका फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करेगा।
ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगी भाई सी के ऊपर, ठीक है। तो इसी टाइप से अगर मैं सी की वैल्यू डिफाइन कर दूं और अगर मैं सी को एज इट इज़ कांस्टेंट रखूं, उसकी वैल्यू कितनी भी हो सकती है, ठीक है, उसी बिहाफ के इसके आगे दो सोल्यूशन बन जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके टू टाइप ऑफ सोल्यूशन। एक होता है जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन क्या होता है? वो वाला सोल्यूशन जिसके अंदर आपके n नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो पहला है आपका जनरल सोल्यूशन। इसमें याद रखने की कोई बात नहीं है, जस्ट मैं आपको ये चीज़ बता रहा था व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। ये सिंपल आपके पास एक कर्व गिवन थी dy/dx दैट इज इक्वल टू 5। हमने ये देखा इसका जो सोल्यूशन होगा दैट इज़ 5x + c, ठीक है, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस, ठीक है। और इसमें हमने देखा इसमें फैमिली ऑफ कर्व बन रही है स्ट्रेट लाइन की, जिसकी स्लोप कितनी है भाई 5, ठीक है। स्ट्रेट लाइन की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है y = mx + c, ये जो m होती है ये रिप्रेजेंट करता है आपका स्लोप, ठीक है। इस केस में स्लोप आपका कितना है भाई 5 है, ठीक है। तो जनरल सोल्यूशन क्या होगा इसका? जनरल सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द सोल्यूशन ऑफ द nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेनिंग n linearly इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज कॉल्ड द जनरल सोल्यूशन, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ? जितने ऑर्डर की आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उतने आपके नंबर ऑफ क्या रहेंगे? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। जैसे ये था, ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका मतलब इसका जो सोल्यूशन होगा उसके अंदर अगर इसका ऑर्डर 1 है तो आपका एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेगा, दिस इज योर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, राइट। इसमें हम c लिखेंगे, ठीक है। तो c क्या हो जाएगा आपका? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो इसके अंदर दो रहेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास d²y/dx² है ना, इसका ऑर्डर 2 है, तो इसका मतलब इसके अंदर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेंगे c1 एंड c2। ये हम आगे देखेंगे जब हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। लेकिन पहले हम फर्स्ट ऑर्डर का देखेंगे, इसके बाद हम सेकेंड ऑर्डर पे जाएंगे, समझे भाई पॉइंट। अब इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई पूछे नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं किसने भी डिफरेंशियल इक्वेशन में, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दैट मस्ट बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ, हाँ जी, ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, करेक्ट हुई इतनी बार, दैट इज द मीनिंग ऑफ योर जनरल सोल्यूशन। तो सिंपली आप वो चीज़ बात करिए, वो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन का वो वाला सोल्यूशन जिसमें आपके जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है उतने नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट हो, दैट इज द मीनिंग ऑफ योर जनरल सोल्यूशन। ऐसे ही है आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक है। पर्टिकुलर सोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है? हाँ जी, मैं कोई पर्टिकुलर वैल्यू असाइन कर दूं, उसके बेस पे आपका क्या होगा, जो सोल्यूशन आएगा उसको बोलते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं कोई बाउंड्री कंडीशन लगा दूं कि जब मेरी अगर मैं बोलूं कंसीडर अ फैमिली ऑफ कर्व जो आपके पास आई थी y = 5x + c, यही भाई आपके पास आया था, ठीक है। मैं अगर बोल दूं फाइंड स्ट्रेट लाइन, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूं फाइंड स्ट्रेट लाइन विच पासिंग थ्रू ओरिजिन। आपको पता है ओरिजिन पे x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, इसका मतलब जब मेरा x 0 है उस केस में y मेरा 0 है, तो पुट कर दो 0 5 0 + c। तो यहाँ से आप जब निकालोगे c की वैल्यू कितनी आ गई 0, तो इसको आप इस इक्वेशन में वापस पुट कर दो भाई, तो y = कितना आ जाएगा 5x, ठीक है। तो बाउंड्री कंडीशन की हेल्प से अगर मुझे x और y की वैल्यू में अगर मैं कुछ ना कुछ डिफाइन कर दूं तो ये किस कर्व को रिप्रेजेंट करेगा? ये इस वाली कर्व को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और इस कर्व का जो स्लोप होगा जी, इस कर्व का जो स्लोप है दैट इज़ 5, ठीक है। 5 इसका क्या रहेगा? स्लोप। पहले हमारे पास क्या था? ग्रुप फैमिली ऑफ कर्व थी, ठीक है। जैसे ही हमने बाउंड्री कंडीशन का यूज़ किया उसकी वजह से हमें क्या मिल गया? एक इक्वेशन मुझे मिल जाएगी, ठीक है। इसी एक सोल्यूशन को क्या बोलते हैं? पर्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक है। अगर वर्डिंग में लिखना चाहते हो तो मैं बोल देता हूँ, आप लिख लीजिए, इफ़ वी असाइन पर्टिकुलर वैल्यू टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बाय यूजिंग बाउंड्री कंडीशंस
then solution obtained is called particular solution. Such a solution represent a particular curve selected from family. Such a solution represent a particular curve selected from the family. समझे भी पॉइंट। ऐसे ही अगर मैं किसी भी एक पॉइंट पे कोई पर्टिकुलर वैल्यू निकालूं तो भाई निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। अब मेरे पास फाइनल वैल्यू ये आ गई कर्व की। अगर मान लीजिए x मेरे पास 2 है, उस केस में y मेरा किसके पास हो जाएगा भाई 10, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे x 2 है तो उस केस में जो मेरा y होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, इसका मतलब ये जो पॉइंट है इसकी वैल्यू 2 तो x की वैल्यू और y किसकी इक्वल आ जाएगा, बोलो जी 10 के इक्वल आ जाएगा। समझे भाई पॉइंट। दैट इज द मीनिंग ऑफ जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन में आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेगा, पार्टिकुलर सोल्यूशन में आप उस जो आपके पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसकी कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर दोगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में भाई इतना ही था। आप अच्छे से भाई प्रैक्टिस करना। जो आपको ऑर्डर और डिग्री के क्वेश्चन मैंने बताए थे उन ऑर्डर और डिग्री के सभी क्वेश्चन के ऊपर आप लीनियरिटी चेक करो कि आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है या नहीं है, ठीक है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।